नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको गति प्रदान कीजिएगा। समय बहुत कम है और उसी में हम लोग को सारा क्लास को देखना है। तो आज जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न जो बाकी था उसको लेकर उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2023, यानी बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसी के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। यानी पीजीटी के पेपर 2 के जो प्रश्न थे सेकेंड शिफ्ट में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो प्रश्न है 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हिंदी के 100 प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट 2023 का है। इसी तरह 2024 के भी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है स्टेट के लिए, उसमें जो है खरा उतरता है, यानी 100% रिजल्ट देता है स्टेट में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दूसरी बात है कि आज जो है शारदीय नवरात्र है, तो सभी को जो है नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो लक्ष्य है उसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम भी कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि आपकी सफलता हमारी सफलता है। तो हम लोग दोनों मिलकर कामना करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आप बिहार स्टेट पेपर 2 के अगर नोट्स पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो लगभग आपका जो है रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी क्लास, किताब या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार स्टेट की जो है हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपके लिए जो है हिंदी जंक्शन चैनल पे उपलब्ध है, तो आप चैनल से जुड़िए। साथ ही अगर 4.0 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो लेक्चर है, व्याकरण के क्लास हैं, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, बहुत सारे चीज़ों जो है अवेलेबल किया हुआ, आप वहां से देख करके उसको जो है आप गति प्रदान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है अपने माध्यम से देखिए, प्ले लिस्ट सबका बना हुआ है, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ जो है नोटिस प्रश्न जो है भेजा जाता है प्रत्येक दिन। तो आप वहाँ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ जो है बहुत सारे प्रश्न भेजे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट 2025 के लिए जो है, और पेपर 2 पीजीटी, यानी हम लोग पेपर 2 को देख रहे हैं, उसी के यानी PYQ को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आज जो है पेपर 2 हिंदी का जो 2023 में सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वही प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा? यानी रीतिकार को श्रृंगारकार कहने वाले कौन हैं? 4 विकल्प आपके सामने रहता है। स्टेट में जो CBT एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर दीजिएगा, और हम मॉक टेस्ट के लिए जो है परीक्षा से 2-3 दिन पहले 1-2 उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से कर दीजिएगा। और BPSC में 5 विकल्प रहता है, तो आप लोग 4 विकल्प देखिए, स्टेट के लिए है। तो रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है, ये आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है। देखिए, श्रृंगारकार जो कहने वाले हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं।
यानी विकल्प जो ए है इसका सही हो जाएगा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब देखिए रामचंद्र शुक्र जो है रीतिकार को रीतिकार संज्ञा देते हैं, रमाशंकर शुक्र जो है कलाकार कहते हैं, और मिश्र बंधु जो है अलंकृतकार कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। डिजिटल बोर्ड पे होगा तो विस्तार से बातें होगा, और हमें लगता है कि दशहरा के बाद से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे। आपका सहयोग की जो है अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सामने है आपके। आचार्य रामचंद्र शुक्र ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? आधुनिक काल का जो प्रारंभ है कब से माना है? देखिए प्रश्न होता वही है, लेकिन आपको शब्दों में फंसाता है, तो उसी से आपको बचना है। तो देखिए रामचंद्र शुक्र ने जो माना है आधुनिक काल का प्रारंभ, वो 1900 संवत से माना है। संवत 1900 से माना है। अब देखिए संवत 1900 में 57 वर्ष जो घटा दीजिएगा तो ईस्वी में आ जाता है। तो 1900 में 57 घटाइएगा तो 1843 ईस्वी आ जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न बनाता है वो आपको उलझाने के लिए जो है विकल्पों को चयन करता है, ताकि आप उसमें फंस सकें, और यही जो है परीक्षा का अर्थ होता है। तो आप जैसे संवत में है, अब दिमाग में नहीं आ रहा है कि संवत में है तो यहाँ ईस्वी में कैसे दे दिए, तो संवत में 57 वर्ष घटा दिया जाता है तो ईस्वी आ जाता है, ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दिया जाता है तो संवत आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प भी इसका सही हो जाएगा 1843 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, ये आपको बताना है। तो देखिए अंधकार काल जो कहने वाले हैं आदिकाल को, वो यहाँ जो आंसर दिया है वो कमल कुल श्रेष्ठ है। कमल कुल श्रेष्ठ है, तो विकल्प ए हो जाएगा। आप जब नामकरण इस समय पढ़िएगा तो आदिकाल को अंधकार काल कहने वाले में जो है और एक दो विद्वान हैं, तो ये विकल्प ए जो है कमल कुल श्रेष्ठ यहाँ पे माना गया है। तो इसी को हम लोग मान करके चलेंगे। ऐसे त्रिलोचन भी कहा है अंधकार काल, तो ये दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न सामने है। यहाँ पूछा गया है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है, प्रश्न में पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो कथन है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जब पढ़िएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने विधेयवादी दृष्टिकोण से साहित्य इतिहास लिखा है? तो देखिए विधेयवादी का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो रामचंद्र शुक्र ने किया है। रामचंद्र शुक्र ने किया है तो शुक्र सही होगा। अब देखिए विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ग्रियर्सन माना है बोर्ड, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्र होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। तो देखिए बिहार स्टेट में 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें चैलेंज करने के लिए आपको ऑप्शन खुलता है, तो वहाँ चैलेंज किया जाता है। तो इन सब प्रश्नों में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 4 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे चैलेंज के करने के बाद भी बोर्ड जो है गलत माना है आंसर। तो ये जो है या इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्र। तो इसका सही आंसर रामचंद्र शुक्र है, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। लेकिन हम लोग को जब ये सेट आपको जब उपलब्ध करवाएंगे तो विकल्प हम चेंज करके सही आंसर को वहाँ पे ऐड कर देंगे और आपको भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न है, छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? यानी छायावाद जो है हिंदी साहित्य में जो छायावाद है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए अगर पिछले कर का जो क्लास हुआ था शनिवार को, यानी पिछले दिन, उस क्लास में अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि छायावाद का जो समय है सामान्यतः 1918 से 1936 तक माना जाता है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा 1918 ईस्वी से। अब देखिए छायावाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि शनिवार को जो पिछले क्लास हुआ था उसमें हम बात किए थे। तो छायावाद का जो सम्मान है वो 1918 से 36 है।
छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? देखिए, सरहपाद को जो हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं। यानी राहुल सांकृत्यायन हैं जो हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। तो जब आप आदिकाल पढ़े होंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया होगा, कौन विद्वान जो है किसको प्रथम कवि मानते हैं। अगर नहीं देखें तो वो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ है, अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी किसने कहा? अब देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा नया प्रश्न लग रहा है। अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो प्रकृताभास हिंदी जो कहने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। यानी शुक्ल जी ने ऐसा कहा है अपभ्रंश को। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज लगभग 1 घंटा का क्लास होगा, आप लोग चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। खरिकबारी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। खरिकबारी किसकी रचना है? खरिकबारी जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो खरिकबारी जो रचना है बहुत प्रसिद्ध रचना है। ये अमीर खुसरो की रचना है। यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। ये उर्दू फारसी जो है शब्दकोश है। और ये जो है अमीर खुसरो जो है आदिकालीन कवि थे जो पहरियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए अब्दुल रहमान है जिनकी रचना संदेश रासक है, विद्यापति बिहार के विस्फी गांव से संबंधित है। और इनकी जो रचना है कीर्तिदत्ता कीर्ति पताका है, विद्यापति पदावली है। चंद्रवरदाय की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। तो ये सब आपको पता है। और जब यहाँ पे स्पेस भी कम है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद जो हैं यहाँ पे बिल्कुल देखिए जो बोर्ड माना है वो सी को मान लिया है, निर्गुण काव्य धारा, जो कि बिल्कुल गलत है। रामानंद जो थे वो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे रामानंद। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर होगा। और बोर्ड इसको सी माना है, जबकि इसका सही आंसर ए होगा। तो इसको हम सुधार करके आपको जो है आंसर शीट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। तो रामानंद के आप जानते हैं गुरु हैं कबीरदास जो निर्गुण उपासक हुए। तो वहाँ निर्गुण के बारे में, वहाँ कबीर के बारे में लिखते हैं विद्वान कि इनका जो रामानंद से जो भक्ति मार्ग मिला वो सगुण के रूप में मिला, लेकिन इनका जो राम है अलग हो गए हैं, निर्गुण हो गए हैं। तो ये बातें जो है विस्तार से जब चर्चा होगा क्लास में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? यानी ये जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ बृहत इतिहास, ये आपको बताना है। तो देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से जो बृहत इतिहास आया है हिंदी साहित्य का, वो जो है 16 खंडों में विभाजित है। यानी 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? यानी वो कौन सी रचना है जिसमें ऐसा दिया गया है, मिलता है? तो देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलनाथ की है, ये जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। उसमें दिया गया है, यानी रचनाकारों के जो है रचना है उनके बारे में जो है मिलता है। अब देखिए यहाँ जो विकल्प है रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, बीजक कबीर की वाणियों का संकलन है, कीर्तिदत्ता विद्यापति की रचना है। तो विकल्प सी इसका जो है सही आंसर होगा। और 84 वैष्णव की वार्ता जो है कवि का जो है जीवन वृत्त कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए ये आया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आता है
यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर के रूप में आता है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी 13वां का सही विकल्प ए होगा। और बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो आता है नाम से, वो 1929 में आता है, जो सर्वथा प्रमाणिक हिंदी साहित्य का पुस्तक है। वो पुस्तक अगर हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो वो पुस्तक रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू उठाए जाते हैं उस पुस्तक से। तो आप उस पुस्तक को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी किस युग की समय सीमा है? यानी ये जो है कौन से युग की समय सीमा है आपको बतानी है। 1918 से 1936। देखिए इसका चर्चा ऊपर भी हम कर चुके हैं, छायावाद के संबंध में चर्चा हुआ है। 1918 से शुरुआत हुआ था, 1936 तक ये चला था। तो देखिए द्विवेदी युग का बात करें तो 1900 से 1918 ईस्वी तक चलता है। छायावाद जो 1918 से 36 तक चलता है। प्रगतिवाद 1936 से 43 तक चलता है। और प्रयोगवाद 1943 से 51 तक चलता है। तो मुख्यतः यही माना जाता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, छायावाद का ये जो है सीमा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टेट का जो क्लास है लगभग 20 दिन में हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। और हमें लगता है कि 5-7 टॉपिक हो गया है, और 5-6 टॉपिक जो है उसमें देरी होगा, कहानी उपन्यास ये सब तक। उसके बाद जब कविता कहानी चलने लगेगा तो उसको हम लोग एक दिन में 2-2 क्लास करते चले जाएंगे, तो 20 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएगा अगर देखें तो। और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। तो जो छोटी छोटी कविताएं हैं उसको हो सकता है एक दिन में 3 दिन भी चले, तो आप तैयार रहिएगा। कितना भी जल्दी हो, कितना भी हो, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के व्यू से। अब कहा गया उस काव्य धारा का नाम बताइए जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली थी। अब वो काव्य धारा कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए मार्क्सवादी का जहाँ भी नाम आएगा तो सबसे पहले नाम प्रगतिवाद का आएगा। प्रगतिवाद काव्यों में जो शामिल थे वो मार्क्सवादी धारा से प्रभावित थे, और वही उद्देश्य था। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में जो कविता है वो किनकी कविता है आपको बताना है। तो अंधेरे में जो कविता है वो मुक्तिबोध की कविता है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और लंबी कविता है। जब आप उसको पढ़िएगा तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं कि समझ से परे हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। और ये कविता के बारे में हमेशा जो है विद्वान का जो है मतभेद रहा है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अंधेरे में कविता जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अब देखिए तार सप्तक जिसको प्रथम सप्तक भी कहा जाता है, तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 ईस्वी से हुआ था। अब देखिए तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ वो 1943 ईस्वी से हुआ। इसके संपादक जो है अज्ञेय थे, और इसमें 7 कवियों को स्थान दिया गया। अगर तार सप्तक का बात करें तो इसमें जो है अज्ञेय थे, मुक्तिबोध थे, नेमी चंद्र जैन थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, रामविलास शर्मा थे, प्रभाकर माचवे थे, भारत भूषण अग्रवाल थे। तो ये 7 कवि को स्थान दिया गया है। तो 1943 में इसका शुरुआत हुआ। अज्ञेय संपादक थे, 4 भागों में ये निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित आ गया दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो दूसरा सप्तक जो आता है 1951 में आता है। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तीसरा सप्तक जो आता है 1959 में आता है, यानी 1959 में तीसरा, और 79 में जो है चौथा सप्तक आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 4 सप्तक निकला है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके संपादक अज्ञेय थे। तो विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो असाध्य वीणा जो कविता है अज्ञेय की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। केस कमरी प्रियंबद जो ना आता है वो पात्र जो है यही असाध्य वीणा की है। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। असाध्य वीणा लंबी कविता है लेकिन अच्छी कविता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती जो कहानी है उसके लेखक कौन है?
तो ये किशोरी राज गोस्वामी का जो है रचना है, जिसे प्रथम हिंदी कहानी माना जाता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रवासी कहानीकार है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप देखिएगा कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो 2-4 प्रश्न हर एक एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। उटपटांग पूछा रहता है, उटपटांग तो नहीं है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको विकल्प का सहारा देना होगा, यानी विकल्प को आप देखकर ही बना सकते हैं। तो प्रवासी मतलब हुआ यानी भारत के हैं लेकिन विदेश में जाकर अपनी रचना कर रहे हैं, तो प्रवासी हो गए हैं। तो प्रवासी कहानीकार कौन हैं? तो प्रेमचंद तो भारत में रह के लिखते, रविंद्र कार्य और जैनेन्द्र कुमार, ये तीनों तो भारत में रह के लिखते थे। लेकिन तेजेंद्र शर्मा जो है प्रवासी साहित्यकार में आते हैं, कहानीकार में आते हैं। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रवासी साहित्य पे वीडियो नहीं बना है, लेकिन हम हो सकता है बीपीएससी 4.0 में हम बात करेंगे उस पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिल गया है। तो हो सकता है 4.0 में और प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम लोग तैयारी कर लेंगे। अब प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो कौन सी है आपको बताना है। तो देखिए रसप्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अब देखिए रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है। प्रिय नीलकंठी जो है कुबेरनाथ का है। परिंदे जो है निर्मल वर्मा का कहानी है। प्रिय नीलकंठी जो है निबंध है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। रस प्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। इनकी और कहानी है जिसमें पंचराइट है, राजपान की बेगम है, ठुमरी है, तीसरी कसम है। तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज जो उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है आपको बताना है। तो देखिए महाभोज जो उपन्यास है वो मन्नू भंडारी की उपन्यास है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए मन्नू भंडारी का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी है तो बहुत प्रसिद्ध रचना है जो हमेशा जो है पूछा जाता है एग्जाम में। और तलाकशुदा जो परिवार है उसके जो बेटे होते उसी पे कहानी ये लिखा गया है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर किस उपन्यास का पात्र है ये आपको बताना है। तो देखिए गोबर जो पात्र है वो गोदान उपन्यास का पात्र है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और पात्र की बात करें तो होरी है, धनिया है, झुनिया है, मुनिया है, चूहिया है, मेहता है, मारती है, राय साहब है। तो ये जो है प्रमुख पात्र हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा गोदान। अब गोदान की जो रचना है 1936 ईस्वी में होती है और ये मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो देखिए आवारा मसीहा जो है बहुत ही बेहतरीन जीवनियों में से एक माना जाता है। और जो यूजीसी नेट से लेकर के पीजीटी-टीजीटी यानी किसी भी स्टेट का पीजीटी-टीजी का देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक आप साल ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाता है आवारा मसीहा। तो ये जो है शरतचंद्र चटर्जी के जो है जीवनी है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। और इसको लिखने वाले जो है विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर ने ये जीवनी को लिखा है और शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पे लिखा गया है आवारा मसीहा। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। नागार्जुन का जो है बाबूजी नाम से जीवनी है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। 26वां प्रश्न है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है आप लोग इसको बताइए। तो बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कथा है, यानी ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है जूठन, यानी दलित आत्मकथा है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग आज 100 प्रश्नों को देखेंगे तो समय लगेगा, आप लोग धैर्य बनाकर बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बचपन की स्मृतियाँ के संस्मरणकार कौन हैं? यानी बचपन की जो स्मृतियाँ संस्मरण है उसके जो है रचयिता कौन हैं? तो ये जो संस्मरण है राहुल सांकृत्यायन का जो है संस्मरण है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न आपके सामने है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह कौन सा है? तो रेखाचित्र संग्रह जो है वो कौन सा है आपको बताना है। तो ये जो है पद्म पराग जो है हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अमिट रेखाएं, यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ टाइपिंग सही है, यहाँ कन्वर्ट हो गया है तो इसको अन्यथा में नहीं दीजिएगा। अमिट रेखाएं किस रेखिका का रेखाचित्र संकलन है? तो अमिट रेखाएं जो है रेखाचित्र जो है वो किनकी है? तो ये सत्यवती मलिक की रचना है अमिट रेखाएं। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ऐसे रेखाचित्र संस्मरण के लिए महादेव वर्मा का नाम आता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? अब देखिए इसमें बताना है कि कौन सी रचना जो है जीवनी नहीं है। तो देखिए करम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना, तीनों जो है जीवनी है, लेकिन प्रवासी की डायरी जो है जीवनी नहीं है, ये डायरी है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो आप जो जब एग्जाम में जाइएगा तो देख के लीजिएगा कि नहीं पूछा है कि है पूछा है, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में गलत बना करके चले आते हैं, तो उससे आपको बचना है। और इस बार स्टेट में प्रश्न थोड़ा सा स्तर अच्छा रहेगा, हार्ड रहेगा, थोड़ा सा बनाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है सरल जो है पूछा जा चुका है, तो दोबारा वही प्रश्न को नहीं देगा, लेकिन 2-4 प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संस्मरण कृति है वह कौन सा है? तो शेष निशेष जो है उनकी संस्मरण कृति है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन हैं? यानी उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन हैं? तो ये जो जीवनी लिखा गया है ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है जीवनी। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, उत्तर योगी श्री अरविंद। तो इसके रचनाकार शिव प्रसाद सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। गेहूं और गुलाब रेखाचित्र संग्रह के रचनाकार हैं। तो गेहूं और गुलाब जो रेखाचित्र है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का बहुत बेहतरीन जो है रेखाचित्र है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। पति की मृत्यु के पश्चात भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? देखिए आप जब कहानी का पलट पढ़िएगा, जो शिवपूजन सहाय की रचना है, तो उसमें भगजुगनी पात्र है, उसके बारे में जो है चर्चा किया गया है। तो अंत में जो मृत्यु हो जाता है तो अपने सौतेले जो पुत्र होता है उसी की पत्नी बनकर ये जो है अंत में जीती है, जिसमें बेमेल विवाह जो किया गया है उसी का चर्चा किया गया है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आप लोग कहानी वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। गांव का नाम जो है रमही है और ये जो है बनारस से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, रमही गांव है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। तो विकल्प ए सही है, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा आपका कितना जो है सही हुआ है। हम लोग जो है बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 पीजीटी का हिंदी का, वही प्रश्नों को देख रहे हैं। भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी कहानी है। तो त्रासदी की जो कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की, वो कौन सी कहानी में चर्चा की गई है? तो देखिए आप जब कहानी पढ़िएगा फूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें हदकू अमुनी जो है किसानी के तौर पे आता है, जबरा एक कुत्ता रहता है। तो ये जो है त्रासदी है, किसान की जो है त्रासदी उसमें बताया गया है। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, फूस की रात। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत किसके घर पर थी? चीफ की जो दावत थी वो किसके घर पर थी आपको बताना है। तो चीफ की दावत जो थी वो सामनाथ के घर पर थी। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी का है। अब देखिए
भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? अब देखिए भीष्म साहनी का जो जन्म कब हुआ है ये पूछा गया है। तो इनका जो जन्म है 8 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ था। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है। तो चीफ की दावत जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है आपको बतानी है। तो देखिए चीफ की दावत में जो है माँ का अनादर नहीं किया जा रहा था, निम्नवर्गीय समाज का चित्रण नहीं है, मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन यानी मध्यवर्गीय जो समाज है जिसको नकरचे बंदर भी कहा जाता है, यानी दूसरे का बड़े होने का जो है दिखावा करता है और अंदर से होता नहीं उतना मजबूत, उसी को ये कहानी में दिखाया गया है। यानी विकल्प जो सी है, सबके सामने अपने को जो है श्रेष्ठ साबित करना, मध्यवर्गीय समाज के जो खोखलेपन का चित्रण किया गया है चीफ की दावत में कहा किया गया है। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो किस प्रवृत्ति की ओर जो सामनाथ उसका पात्र है उसका चरित्र किसके ओर अग्रसर है आपको बताना है। तो सामनाथ जो है अपनी प्रमोशन के लिए जो है तरह तरह का वो दिखावा करता है, तो लालची प्रवृत्ति का है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैरा आंचल के किस पात्र की हत्या गांधीवाद की हत्या मानी जाती है? यानी मैरा आंचल जो उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का जो 1954 में लिखा गया और इसका जो केंद्र बिंदु है मेरीगंज गांव है पूर्णिया जिले के बिहार राज्य के, तो उसमें जो चर्चा किया गया है तो गांधी की हत्या यानी गांधीवाद की हत्या किसकी हत्या यानी किस पात्र की हत्या को माना जाता है? तो जब इसमें हत्या होता है वामन दास का तो गांधीवाद की हत्या माना जाता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है। मेरा आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत गांव का हाल किसको पत्र द्वारा बताता है? तो पत्र द्वारा जो गांव का हाल है उस किसे बताता है? तो ये अपनी माँ जो है ममता को बताता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, ममता को बताता है। आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो मेरा आंचल में जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ पात्र है वो है कालीचरण, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ज्योतिषी जी को ज्योतिकी बोला जा रहा है क्योंकि आंचलिक उपन्यास है, तो आंचल में जो है शब्द अपने तरीके से बदल दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है अगला। निम्नलिखित उपन्यासों में कौन जैनेंद्र कुमार का नहीं है? कौन सा उपन्यास जो है जैनेंद्र कुमार का नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सुनीता, त्यागपत्र और मुक्तिबोध तीनों जो है उन्हीं का उपन्यास है, लेकिन सन्यासी जो है ईरा चंद्र जोशी का उपन्यास है। तो ये भी जो है विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, त्यागपत्र उपन्यास में लेखक ने एक खास शैली में किसकी कहानी या मूल अंग्रेजी लेख के हिंदी उर्था यानी अनुवाद प्रस्तुत करने की बात कही है? तो ये जो कही है वो किसके संबंध में कहा गया है? तो सर एम एक की जगह एम हो जाएगा, सर एम दयाल के बारे में कहा गया है, यानी उसका अनुवाद है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में बुआ की सहेली है, तो बुआ की जो सहेली होती है वो कौन होती है? तो उसका जो सहेली है सीरा होती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। त्यागपत्र में कौन सा पात्र पूरी कहानी कह रहा है? तो त्यागपत्र में कौन जो है पूरी कहानी को कह रहा है ये पूछा गया है। तो देखिए इसका एक पात्र है प्रमोद जो अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है, वही प्रमोद जो है पूरी कहानी को कह रहा है, यानी मई शैली में ये कहानी लिखा गया है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ये उपन्यास है त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो कितने अंकों में है? तो 3 अंकों में है। अब देखिए आषाढ़ का एक दिन जो है 1968 में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार हैं जो मोहन राकेश हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आषाढ़ के एक दिन का नायक कौन है? आषाढ़ का एक दिन का नायक जो है वो कौन है?
तो इसका जो नायक होता है वो कालिदास होता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता था? तो इस नाटक, अब देखिए पूरा नाटक का नाम नहीं लिखा, लेकिन इस नाटक मतलब जो ऊपर चर्चा किया है उसी का बात कर रहा है और विकल्प से भी वही है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता, ये पूछा गया है। तो मल्लिका जो है विवाह करना नहीं चाहते हैं, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसमें चर्चा किया हुआ है नाटक में। इसकी जो पिता की मृत्यु होती है महामारी से हो जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस नाटक की नायिका कौन है? इस नाटक मतलब ऊपर चर्चा किया गया है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसकी नायिका कौन है? तो देखिए इसकी जो नायिका है मल्लिका है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। मल्लिका जो है नायिका है और नायक जो है कालिदास है, तो नायिका मल्लिका हो जाएगा, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको नाटक जो 3 पढ़ने हैं उसको विस्तार से हम लोग देखेंगे, और अगर पूरी नाटक पढ़ना चाहते हैं तो बहुत पतली बुक है, आप उसको देख सकते हैं, या हम डाउनलोड करके हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज दें। और जितने भी PYQ करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। आषाढ़ का एक दिन फिल्म में निम्न में से किसने अभिनय किया था? तो आषाढ़ का एक दिन पर जो फिल्म बना था उसमें जो अभिनय करने वाले हैं वो कौन है, ये पूछा गया है। तो ओम शिवपुरी जो है इसमें अभिनय किए हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है। आषाढ़ का एक दिन के अनुसार कौन दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता है? तो दूसरों के जीवन में जो अनधिकार प्रवेश करने वाले हैं उसका नाम है पात्र, यानी कौन है आपको पूछा जा रहा है। तो अनधिकार जो है प्रवेश करने वाले जो पात्र हैं वो निक्षेप को यहाँ दिया गया है, निक्षेप, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित निबंध है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? छोटे नखों को कौन पसंद करते थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दाक्षिणात्य जो थे वो पसंद करते थे, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वही से ये लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी के अनुसार इंडिपेंडेंस का सही अर्थ क्या है? तो इंडिपेंडेंस का जो सही अर्थ होता है वो होता है अधीनता। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन हैं? श्रद्धा और भक्ति जो निबंध आपको पढ़ना है उसके रचनाकार कौन है आपसे पूछा गया है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, और चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है जो 4 भाग में प्रकाशित है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए उसी से है, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? तो देखिए श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो है दूसरे की महत्व को स्वीकार करना, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा के 3 विषय हैं, वो कौन कौन हैं? तो श्रद्धा के जो 3 विषय हैं वो शील है, प्रतिभा है और साधन संपत्ति है। तो ये तो 3 जो बताए गए हैं विषय यही है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। पूरे निबंध पढ़िएगा, इसका जो है विस्तार से चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह कथन किस पाठ से संबंध है? यानी ये जो कथन यहाँ दिया गया है वो किस पाठ से दिया गया है? तो देखिए ये जो दिया गया है वो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उससे दिया गया है, जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही है।
अब देखिए करुणा जो है रामचंद्र शुक्ल का ही निबंध है, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध ये भी रहा है। और आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। तुमुर कोलाहल कराह में कविता कहाँ से उद्धृत है? यानी तुमुर कोलाहल जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये जो कविता दी गई है वो कामायनी से दी गई है, तो विकल्प डी सो सही हो जाएगा। इसका जो है निर्वेद सर्ग है, निर्वेद सर्ग है, जो 12वां सर्ग है उसी से दी गई है। और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आंसू हर झरना तीनों भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्राण हरण करते त्राण की रेखांकित शब्द का अर्थ बताएं। त्राण मतलब क्या होता है ये आपको पूछा गया है। प्राण हरण करते त्राण की, अब यहाँ त्राण का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया है। तो त्राण मतलब होता है रक्षा करने वाला, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। प्राण हरण करते त्राण की, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बिहार से एक प्रश्न पूछा गया है। श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ? तो देखिए जानकी वल्लभ का जो जन्म हुआ है बिहार में हुआ है, बिहार के गया जिले में हुआ है। और गया जिले के एक मैगरा जगह का नाम है, गांव है मैगरा, तो यह मैगरा में जो है जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है पनबावत में नागमती किसकी प्रतीक है? नागमती जो है किसकी प्रतीक है ये कहा गया है। तो नागमती जो है संसार के जो प्रतीक है माना गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। सुग्गा जो है गुरु का प्रतीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो कबीरदास जो कवि हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन यहाँ विभाग जो माना हुआ है सगुण मान लिया था, तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है, यानी सूरदास ने जो गोपियों का जो चित्रण किया है तो उनमें कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो तर्कशील है, बिल्कुल सही बात है। वो तर्क वितर्क करती है उद्धव जी से। कृष्ण के प्रति प्रेम भावना है, बिल्कुल सही बात है, कृष्ण को अपना सब कुछ मांगती है। सगुणोपासक है, बिल्कुल सही है। निर्गुणोपासक नहीं, ये तो नहीं है, यानी विकल्प डी जो है सही है। नहीं पूछा है तो विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है निर्गुण को अस्वीकार करती है। उद्धव के बार बार समझाने पे भी, निर्गुण की महत्ता बताने पर भी ये निर्गुण को अस्वीकार करती है गोपियाँ जो होती है सूरदास की, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद जो होता है वो किसमें विभक्त होता है ये आपको बताना है। तो कोई भी जो छंद होता है वो चरणों में और यति में दोनों में विभक्त होता है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन छंद है? यानी निम्नलिखित में कौन है जो छंद है? तो यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार। अजोरा जो है छंद है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो है बिल्कुल नए तरीका से प्रश्न पूछा गया है। हमेशा पूछा जाता है कि रोजा छंद में कितनी मात्रा होती है, इनमें से कौन जो है छंद है, मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद। लेकिन यहाँ रस अलंकार ये सब को मिला करके, यानी अलंकार और छंद को मिला करके पूछ लिया है कि कौन छंद है। तो इस तरीका के भी प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने से आपको समझ में आता है कि प्रश्न कैसे पूछ सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और आपकी तैयारी जब बेहतर होगा तो आप रिजल्ट अपना अच्छा कीजिएगा, पक्का कीजिएगा, और आप सफल हो जाइएगा। यानी आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। और हम गागर में सागर भरने के लिए जो है नोट्स बना करके आपको उपलब्ध करने का काम करते हैं। बाकी कितना तक हम सफल हुए ये आपका रिजल्ट बताएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है दोहा और ओदा को मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो दोनों जब मिल जाता है
तो छंद का निर्माण करता है कुंडजिया छंद का, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो चित्र तुरंग का जो उपयोग किया है वो आचार्य शंकुक ने किया है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपके सामने, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? तो कवि की जो अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ये जो मत है ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है, विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़िएगा तो वहाँ इस बात का जिक्र किया हुआ मिल जाएगा, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन है जो अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो अनुभव का जब भी बात हो तो गरानी जो अनुभाव में नहीं आता, बाकी स्वेद, रोमांच, आश्रु ये सब आते हैं। 8 अनुभाव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप रस पढ़िएगा तो वहाँ चर्चा विस्तार से किया गया है, आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है अलंकार आता है, व्यतिरेक अलंकार आ जाता है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में या विशेषण के अंत में लगता है तो वो प्रत्यय जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के 2 रूप है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो विकल्प डी जो है विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इतना देर तक बने रहें धैर्य बनाकर, कुछ देर और बने रहिए तो आप जो है आज प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रत्यय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो प्रत्यय जो है शब्दों के पश्चात लगता है, आगे का मतलब है शब्द यानी शब्दों के बाद लगाया जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह है, बिल्कुल सही है। कारक प्रत्यय और कार प्रत्यय समानता चरम प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं वे चरम प्रत्यय नहीं हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो सतसई यानी 700 का जो है 700 का जो है चर्चा कर रहा है, तो संख्यावाचक है, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? यानी तीनों जो शब्द होना है पर्यायवाची ही होना चाहिए, तो कौन सा सही है? देखिए आकाश, नभ, व्योम तीनों जो है एकदम सही है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। जब ए सही हो गया तो आगे नीचे नहीं देखना है, आंख बंद करके आगे चल जाना है, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न सामने है, विस्तार का विलोम शब्द क्या है? विस्तार का विलोम शब्द क्या है आपको बताने हैं। तो विस्तार का जो विलोम शब्द है वो संक्षेप हो जाएगा, सूक्ष्म का लघु हो जाएगा, तो छोटा का बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है विकल्प सी इसका सटीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा, संक्षेप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंकों की औसत अच्छी है, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है, यानी यहाँ जो अशुद्धि का प्रकार है वो कौन सा है? तो वाक्य अंकों की औसत अच्छा है, तो ये जो है रिंग संबंधी अशुद्धि यहाँ आया है, तो विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो पटना में है वहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है? तो वहाँ से जो पत्रिका निकलती है वो परिषद पत्रिका के नाम से निकलती है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधीन भारत की भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। अब देखिए प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर देखें तो इसका रणभेदी जो है सही आंसर दिया है, तो विकल्प जो बी है सही हो जाएगा, जो 1930 से प्रकाशित होती थी, तो विकल्प बी इसका सही माना है। इसके बारे में तो हम लोग इसी को मान, तो 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जो समझ से परे होते हैं।
आगे है वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है। तो वागर्थ जो पत्रिका निकलता है, वागर्थ पत्रिका वो कहाँ से निकलती है। तो ये जो पत्रिका निकलती है ये कोलकाता से निकलती है और इसके वर्तमान जो संपादक हैं वो शंभुनाथ हैं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सारिका पत्रिका के जो संपादक थे वो कमलेश्वर थे। सारिका पत्रिका निकलती थी कमलेश्वर के संपादन में। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रैमासिक नगफनी यानी त्रैमासिक जो पत्रिका है नागफनी, उसका संपादक का क्या नाम है। तो ये जो पत्रिका निकलती है वो सपना सुनकर के संपादन में निकल रही है और ये जो है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है। तो भारत सरकार के जो प्रकाशन विभाग से छपने वाली पत्रिका है वो आजकल पत्रिका है। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली से छपती है आजकल पत्रिका। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रति माह प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो ये जो है प्रति माह प्रकाशित होने वाली पत्रिका है ये नया ज्ञानोदय है। नया ज्ञानोदय है। पहले यह जो है ज्ञानोदय के नाम से आता था लेकिन बीच में रुक गया था और बाद में जो है पुनः इसका जब प्रकाशन होने लगा तो ये जो है नया ज्ञानोदय का नाम से आने लगी। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है अनुज रुगुन को किस कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए अनुज रुगुन जो है बिहार के साउथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है टेकारी में, उसी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और इन्हीं की जो रचना है अघोषित उद्गुरान, अघोषित उद्गुरान, उसी के लिए जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया जाता है और इन्हें जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के नाम पुस्तक पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। उनसे रूबरू भी हुए हैं अनुज रुगुन से और अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया टेकारे के जो नज़दीक के हैं जाकर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2022 से सम्मानित रचनाकार कौन है। तो राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान जो 2022 से सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है। तो टिंकर रक्षिता को किया गया है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ और बचा है 10 से 11, उसको देख लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा की किस रचना को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सुरेंद्र वर्मा की किस रचना को व्यास सम्मान दिया गया है ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो उनकी जो रचना है वो काटना सामी का वृक्ष पद पंखुरी की धार से। तो इसके लिए जो है 2016 में दिया गया है। 2016 में जो है दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। व्यास सम्मान से सम्मानित हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरुण कंवर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो अरुण कंवर को जो किस रचना है उसका बात किया जा रहा है। तो इनकी जो रचना है नए इलाके में जो रचना है उसी के लिए दिया गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो पुरस्कार और पत्रिका वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग देखिएगा तो वहाँ से कुछ नए चीज़ को हम उसमें ऐड करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी चीज़ ना छूटे। निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे श्रीराज शुक्र इफ़्को पुरस्कार नहीं मिला। तो श्रीराज शुक्र इफ़्को पुरस्कार जो नहीं मिला है वो संजीव को नहीं मिला है, नहीं बात किया है। बाकी रनेंद्र को, जयनंद को, आलोक धर्मा तीनों को मिल चुका है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रचना को 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। तो किस रचना को दिया गया है। तो ये जो रचना है ये है घर एक नामुमकिन जगह है। तो ये इसके लिए जो है दिया गया है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। अब देखिए ये बहुत प्रश्न है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है आपसे। तो देखिए हिंदी जो है राजभाषा है,
संविधान में इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा में। अंग्रेजी का तो चर्चा नहीं है 8वीं अनुसूची में, उर्दू तो होगा ही नहीं। तो ये जो है कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो है कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त नहीं की है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया? संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, इसके लिए कब जो है लागू किया गया है, डेट आपको बताना है। तो ये जो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप में जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? तो बंगाली भाषा जो है बोली जाती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो और असमी जो भाषा है वो असम में बोला जाता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, असम राज्य में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल नया प्रश्न आया है, एग्जाम में बहुत कम मिलता है। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तिरहुता लिपि का प्रयोग जो है किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैथिली भाषा को लिखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। विभाग ने आंसर माना है बिहार, यानी बिहार में जो बोली जाती है मैथिली भाषा। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यानी 14 सितंबर को। तो आज मैंने आप लोगों को बीपीए स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2023 का जो 100 प्रश्न था आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया, और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में गति प्रदान करेगा। तो आप लोग का इस 100 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपये आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट नोट्स जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो हिंदी में आपको लगभग तैयारी जो है 90% हो जाएगी। तो आप लोग जो है हिंदी जंक्शन से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब है आपका जो सिलेक्शन है लगभग 100% स्टेट होने की गारंटी है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो समय से आपको मिलता रहे। और जल्दी ही 20 दिन में हम लोग पेपर 1 का पेपर 2 दोनों का क्लास ख़त्म करेंगे। पेपर 1 का भी बीच बीच में क्लास चलता रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, उचित समय पर उचित जो है आपका क्लास करवाया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन जो है कुछ सहयोग करेगा। बाकी आपका मेहनत तो उस पर होना चाहिए। तो आप लोग देखिए चैनल पे सारा चीज़ उपलब्ध है और तैयारी को बेहतर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नवरात्र प्रारंभ हो गया, माता रानी से हम कामना करते हैं कि आप सभी का जो है रिजल्ट अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।